हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? एकदम मस्त। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन देखा। आज भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सर क्यों ये सब करवा रहे हैं। जैसे आपने बेसिक मैथ्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिक मैथ्स पढ़ा फिजिक्स के लिए, सेम हमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करना है। फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी आपको 2 साल पढ़ना है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। हमें नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक है। और डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमें सभी क्वांटिटी को एमएलटी के पावर के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो उस वक्त ये सभी क्वांटिटी आपको जानना जरूरी है। अब तक आप ये सब वर्ड्स पढ़ चुके हो, लेकिन अब हमें रियल में इसको पढ़ना है। अब तक आपने पढ़ा है, लेकिन अब रियल में हमें इसको पढ़ना है। जितनी भी डेफिनेशन है उसको आपको रटना नहीं, लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट इसको कंपलसरी याद रखना है। जब तक आप इसको याद नहीं रखोगे, अगर इसको प्रॉपर्ली नहीं समझोगे, तब तक हम फिजिक्स का जो फाउंडेशन है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रेशर। लास्ट लेक्चर में मैंने फोर्स और वर्क को डिफाइन किया था, और कुछ डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। आज हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर मींस व्हाट? तो whenever object placed inside the liquid, whenever object placed inside the liquid, what happen? The water applied the force in all direction, normal to the surface. आप देख सकते हो ये सभी पॉइंट है जहां पे जो फोर्स लग रहा है सरफेस के नॉर्मल है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्रेशर लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगा, इसको हमने नाम दिया है प्रेशर। तो प्रेशर जब भी आप डिफाइन करो, तो फोर्स मस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स मस्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हमेशा के लिए आप याद रखना। मैंने लास्ट बताया था कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज़ एरिया वेक्टर, ये जो सरफेस है इसको परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर को डिफाइन करेगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स both are in same direction, and that's why pressure considered as a scalar quantity. The unit of pressure is Newton per meter square or Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और आप जानते हो सीजीएस में न्यूटन का डाइन है और मीटर का सेंटीमीटर है, तो हमें और एक यूनिट मिल जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये सब याद रखना है। सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट, ये सभी यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। और दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है हम डिराइव करने वाले। फिर भी एज अ नॉलेज आप अभी याद रखो 1 पास्कल इक्वल टू 10 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई और एमकेएस का सीजीएस के साथ जो रिलेशनशिप है वो याद रखना। ये ऑलरेडी हम डिराइव करेंगे, लेकिन आप जब नोट्स बना रहे हो तो इसको मेंशन करना और याद भी रखना। नेक्स्ट इज मोमेंटम। बच्चों आप जानते हो कि मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, ट्रक है और साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से जा रही है, तो ट्रक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन साइकिल को आप इजीली रोक सकते। रीजन क्या है? दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन कुछ ऐसा है जो वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर रही। दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो साइकिल रुक जाती है, ट्रक नहीं रुकने वाला आपसे। क्यों? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। The product of mass and velocity is defined as momentum. The product of mass and velocity is defined as momentum. यहाँ पे मैंने लिखा है product of mass and velocity is defined as momentum. Must be remembered momentum as a vector quantity and defined as p equal to m. Defined as p equal to mv. The SI unit is mass के लिए हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं f into delta. F into delta. ओके, इंपल्स ऑफ फोर्स हम डिस्कशन करने वाले। F into डेल्टा की आल्सो डिफाइंड एज मोमेंटम। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मीटर इनटू सेकंड, या तो सब यूनिट केजी, मीटर और सेकंड।
तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, जो हमारा सीजीएस दोनों के बीच का रिलेशनशिप 10⁵ है। लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे चलेगा। न्यूटन का 10⁵ डाइन सेकंड दोनों में सेम। नेक्स्ट स्टेप पावर। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि व्हाई वी डिफाइन द पावर। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट उसको कहीं पे मूव करना है। अब ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या करना है, हमें वर्क करना है। ये जो वर्क है कोई स्टूडेंट 5 मिनट में कंप्लीट करता है, कोई स्टूडेंट 4 मिनट में कंप्लीट करता है, कोई स्टूडेंट 2 मिनट में कंप्लीट करता है। वर्क सेम है लेकिन रेट ऑफ वर्क डिफरेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? हमें करना क्या है, आपका ये एग्जांपल है। कोई बच्चा एक थियरी 5 मिनट में कंप्लीट करता है, कोई 2 मिनट में कंप्लीट करता है, कोई 3 मिनट में कंप्लीट करता है। थियरी कंप्लीट करना है हमारा वर्क है, लेकिन सबका जो वर्क है उसको कंप्लीट करने के जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। तो समटाइम्स देयर इज नो इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क but the importance of rate of work, and that's why we define the power. Power is nothing but work done per unit time. Work done per unit time. तो rate of work per unit time. Okay? यहाँ पे लिखा है it is defined as the rate of doing work or amount of energy transferred per unit is defined as power. The amount of energy transferred per unit time is defined as power. As a scalar quantity, वर्क डिवाइड बाय टाइम या वर्क ऑलरेडी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो डेफिनेटली दोनों का रेशियो कैसा होगा, स्केलर होगा। एसआई यूनिट इन द मेमोराइज ऑफ व्हाट यूनिट इज व्हाट, सब यूनिट जूल पर सेकंड, इसको हम एसआई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सीजीएस है और पर सेकंड। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जूल का सीजीएस यूनिट क्या है, तो अर्ग, ईआरजी अर्ग, ठीक है। और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, 1 जूल इक्वल 1 जूल पर सेकंड इक्वल 10⁷ और पर पीरियडिक टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो 2 साल आपको मैक्सिमम यूज करना है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज डिफाइंड एज पीरियडिक टाइम। जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। इसका एक, जब पेंडुलम की बात करें तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और जब रोटेशनल मोशन की बात करें तो एक रोटेशन कंप्लीट होगा। इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको नाम दिया पीरियडिक टाइम। कैसे क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉज करके लिखो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने पीरियडिक टाइम पढ़ा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज पीरियडिक टाइम। सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, या तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी एंड पीरियडिक टाइम बोथ आर इनवर्स इन रिलेशन। f equal to 1 upon t या तो t equal to 1 upon f। पीरियडिक टाइम एक टाइम है जो वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लेगा, और फ्रीक्वेंसी कि पर यूनिट टाइम कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, पर सेकंड कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, पर सेकंड कितने रोटेशन हो रहे हैं, इसको हमने नाम दिया फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, द मेमोराइज ऑफ हर्ट्ज, एंड सीजीएस यूनिट इज सेकंड इनवर्स। ठीक है। डेंसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए, कि आप जानते होंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। आपने डे लाइफ में यूज किया है कि आप 1 लीटर वाटर लें और 1 लीटर ऑयल लें और दोनों का वेट आप मेजर करो, तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो मेजरमेंट है वो 1 केजी है। वाटर का 1 लीटर का मेजरमेंट 1 केजी आएगा, लेकिन ऑयल का नहीं आएगा। रीजन, दोनों की जो डेंसिटी वो अलग है। डेंसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज मास और यूनिट, इट इज डिफाइंड एज मास और यूनिट वॉल्यूम, डिफाइंड एज डेंसिटी। यूनिट क्या है, तो केजी पर मीटर क्यूब। इसके लिए सिंबल है रो इक्वल टू m अपॉन v। इसको हम क्या बोलेंगे, रो। डेंसिटी रो इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम।
the unit of mass is kg and unit of volume is meter cube. So kg per meter cube. It is scalar quantity and must be remembered the density of water at 4 degrees Celsius 1 gram per centimeter cube that is 10 raised to 3 kg per meter. हमें मैक्सिमम वाटर डेंसिटी चाहिए तो जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन है तो हम सस्ता और सिंपल क्या यूज करेंगे वाटर तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी वो कांस्टेंट है और कितनी है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर अगर 10 टू 3 केजी पर मीटर। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। वैसे बहुत सारी एनर्जी है लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो कि डैम होता है इसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है और अगर उसको रिलीज करें तो वो वाटर फ्लो करता है। वाटर फ्लो करता है मतलब क्या इसके पास एनर्जी है कौन सी काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी कहां से आई तो याद रखो बच्चों कि ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू कन्फिगरेशन एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू पोजीशन आपने कोई ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रखा है और उसको वहां से छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा। रीजन क्या है उसके पास उस हाइट पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू इट्स पोजीशन द ऑब्जेक्ट गेन सम एनर्जी दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों तो इट इज द एनर्जी possessed by an object because of its position or configuration it is known as potential energy। Any kind of energy is a scalar any kind of energy is a scalar quantity and the potential energy is u equal to width multiplied by height या तो mgh। ठीक है बच्चों there are three type of potential energy which are studied in 2 years। first is gravitational potential energy जिसके फॉर्मूला अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रख सकते हो u equal to gm1m2 upon r। electrical potential energy between two charged particles u equal to k q1 q2 upon r। and elastic potential energy आप जानते हो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है। स्प्रिंग को आप एक्सटेंशन करना चाहो या तो कंप्रेस करना चाहो तो उसके लिए आपको बाहर से मैकेनिकल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है इसको नाम दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसका मैग्नीट्यूड है u equal to now kx। okay and it is depends on mass and height। the magnitude of potential energy depends on mass and height। ठीक है बच्चों तो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों नेक्स्ट जैसे आपने पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा सेम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है क्या ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन द एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मोशन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है फॉर्मूला आप जानते हो कि इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर SI यूनिट जूल सब SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या तो MPS यूनिट भी कह सकते हो और CGS यूनिट है अर्क। जूल और अर्क के बीच का रिलेशन आप जानते हो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ स्केलर क्वांटिटी है any kind of energy as a scalar quantity and depends on velocity and mass। जैसे वो डिपेंड्स कहां पे कर रहा था हाइट पे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा velocity। ठीक है बच्चों अब रोटेशनल मोशन की कुछ क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे। ये सब बच्चों में इसलिए करवा रहा हूं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस उसमें मुझे ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना और ये तभी पॉसिबल है जब इसके बारे में आप जानते हो। अगर ये सभी क्वांटिटी आज आपने जान लिया तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि ये सभी क्वांटिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबका यूनिट सबके डेफिनेशन सबके फॉर्मूला ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए तब जाके हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर पाएंगे अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था सेम हमारा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन की बात करें मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट motion about fixed point the change in position is defined as angular displacement with respect to some reference
a body perform the rotational motion. The changing position at the minimum distance between two positions at the lowest distance between two positions is defined as angular displacement. Definition लिखना चाहे तो it is defined as the shortest angle between the initial and final position for a given object having circular motion about a fixed point is defined as angular displacement. The angular displacement is a vector quantity. इसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से हम डिफाइन करने वाले हैं जब आएगा तो पढ़ेंगे अभी इसकी जरूरत नहीं है याद रख सकते हो कि रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है कहां पे होगी तो अबाउट द रोटेशनल एक्सिस वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो कैसा होगा रेडियन ठीक है बच्चों नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी आपने बना अडॉप्ट with displacement divided by time same it is defined as the rate of change of angular position of a rotational body is defined as angular velocity दो टाइप की वेलोसिटी आप पढ़ोगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस अभी मैंने एवरेज साइन लिखा in a given time the changing position changing angular position is defined as angular velocity यहाँ पे angular displacement divided by time यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है तो रेडियन है रेडियन पर सेकंड कैसे क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी सेम एंगुलर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जिस तरह से वहां पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो यहाँ पे भी सेम है फर्क कितना है यहाँ पे मोशन कैसा है रोटेशनल वहां पे मोशन कैसा था लिनियर it is defined as the time rate of change of angular velocity so alpha equal to delta omega upon delta t it's a vector quantity and unit is radian per second जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था यहाँ पे क्या है रेडियन पर सेकंड ठीक है बच्चों तो एक पॉज करके लिखो चलो अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एक टॉर्क है और दूसरा सरफेस टेंशन जिस तरह से लीनियर मोशन परफॉर्म बाय फोर्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स सेम इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन मान लो कि ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट हो रहा है यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस force and the perpendicular distance the product of force and the perpendicular distance is defined as torque तो हम कह सकते हैं कि torque is the quantity due to which the rotational motion is produced the torque plays a role same as force in case of linear motion rotational motion linear motion में जो रोल force play करता है क्या करता है हमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन प्रोड्यूस करके देता है सेम टॉर्क रोटेशनल मोशन में प्रोड्यूस करता है टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस हम कह सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ड्यू टू व्हिच द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ रोटेशनल मोशन it is the quantity due to which the retardation or acceleration produced in rotational motion so it is defined as a list of force that tend to cause of rotation कोई भी बॉडी को रोटेट करने के लिए रिस्पांसिबल कौन है तो टॉर्क है ठीक है बच्चों द रोल प्ले बाय फोर्स इन केस ऑफ लीनियर मोशन सेम रोल प्ले बाय टॉर्क इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी द फार्मूला इज rf sin थीटा इसको हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं अभी याद रखो rf sin थीटा यूनिट न्यूटन इनटू मीटर सीजीएस यूनिट है डाइन इनटू सेंटीमीटर और सब यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओके तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक और क्वांटिटी है सरफेस टेंशन मान लो कि ये लिक्विड की सरफेस है ठीक है अगर मैंने साइड में से देखा लेकिन अगर इसको मैं टॉप से देखूं तो इस तरह से मुझे एक रेक्टेंगुलर दिखेगा एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसको आप ऊपर से देखो तो आपको कैसा नजर आएगा रेक्टेंगुलर
अब हो क्या रहा है कि भी यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इमेज किया है नहीं, जस्ट इमेज किया। अब ये लाइन के एक साइड पे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और दूसरे साइड पे भी मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सरफेस है कंप्रेस होगी, कंडक्ट होगी। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ है इसकी ये लेंथ मैंने 2 यूनिट कंसीडर किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ पैरेलल टू सरफेस, ये सरफेस के पैरेलल है, पैरेलल टू सरफेस बट परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। किसके बीच फोर्स लगा? मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच। कहां पे लगा? तो पैरेलल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन। कितना लगा? तो पर यूनिट लेंथ, जिसको हमने क्या नाम दिया? सरफेस टेंशन। एक्चुअली में केमिस्ट्री के डेफिनेशन, केमिस्ट्री में आपको पता है, लेकिन इसमें ये जो सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिजिक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू सिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया एज पॉसिबल। आप फिजिक्स में पढ़ने वाले बच्चों कि एवरी सिस्टम ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी in case of for stability purpose, all the quantities, all the universe try to minimize the potential energy. ठीक है, तो it is the tendency of liquid surface to sink into the minimum surface area possible, जिसको हमने क्या नाम दिया? सरफेस टेंशन। मतलब ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करनी है। ठीक है, फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ और यूनिट याद रखना न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, पॉज करके लिखो। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पहले लीनियर मोशन के लिए कुछ क्वांटिटी बताई, फोर्स, वर्क, प्रेशर, फिर रोटेशनल मोशन के लिए उसमें एक क्वांटिटी बाकी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ mass and the square of the perpendicular distance with respect to rotational axis is defined as moment of inertia। मान लो कि ऑब्जेक्ट है और ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है, ओके, इसका मास है m और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। अभी ऑब्जेक्ट ए एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब है एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस, उसको हमने क्या नाम दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट है केजी इनटू मीटर्स। हमें यूनिट से मतलब खास है केजी इनटू मीटर्स। अब कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है जो हमें जरूरत है। तो फर्स्ट, करंट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भी चार्ज पर यूनिट टाइम passing in a cross section perpendicular to the direction of motion is defined as current। ओके, मान लो कि रॉड है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर चार्ज पास हो रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर और सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is defined as current, so I equal to q upon t, यूनिट एम्पियर जो SI है और दूसरा कूलम पर सेकंड। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे डेफिनेशन आपके अभी जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे 12th के अंदर सेकंड चैप्टर में उस वक्त इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी सिंपल सा याद रखो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। वहां पे हम यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे और लाने के लिए जो हम वर्क अप्लाई करेंगे वही वर्क को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी सिंपल से याद रखो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द फार्मूला इज V इक्वल टू W अपॉन Q। हमें फार्मूला खास याद रखना है, इसकी हमें अभी जरूरत है और यूनिट होगा जूल पर
होगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी जो डेफिनेशन है आप अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ये सभी जो क्वांटिटी है इनके जो यूनिट अभी हमने डिराइव किए, डिफाइन किए, वही यूनिट को हम एमएलटी के फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं। ओके, और ये सभी क्वांटिटी जो मैंने आज और कल 2 लेक्चर में पढ़ा है, सभी क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है या तो डिराइव करना है, और उसके बेस पे हमें बहुत कुछ स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो पॉज करते हैं।